भारत में बढ़ता लैंगिक अंतर। एक रिपोर्ट आई है। पहले तो लैंगिक अंतर क्या है? लैंगिक अंतर है महिला पुरुष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य यानी सोशियो पॉलिटिकल जो मैनमेड जो स्थितियां हैं उसमें जो अंतर पाया जाता है उसको लैंगिक अंतर या जेंडर गैप, या कई बार ज़्यादा नकारात्मक रूप से होता है तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एक पहले तो जेंडर क्या होता है इसको भी थोड़ा समझा दें। तो जेंडर जो है वो जो सेक्स होता है, सेक्स एक बायोलॉजिकल या फिजिकल जियोलॉजिकल एक अवधारणा होती है, मेल और फीमेल। उसको जब हम सोशियो पॉलिटिकल या आप जिसे मैन मेड अवधारणाएं कहते हैं ना, विचारधारा, राजनीतिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, अन्य आधारों पे जब उस अंतर के कारण इन आधारों में अंतर दिखाई देता है तो वो जेंडर और जेंडर गैप कहते हैं। यानी सेक्स का जो सोशियो पॉलिटिकल आधार है वो जेंडर के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकली अंतर हो सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली बायोलॉजिकल अंतर के कारण सोशियो पॉलिटिकल क्षेत्र में अंतर का होना उचित नहीं माना जाता है और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रूप में दिखाई देता है और ये अवधारणा जेंडर गैप के रूप में भी दिखाई देती है। देखा जाए तो जेंडर गैप केवल एक सैद्धांतिक रूप से या सामाजिक रूप से ही नुकसानदायक नहीं होती है, ये किसी भी देश की, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये काफी हद तक नुकसानदायक होता है। एक उदाहरण मैं देता हूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी जो हाल फिलहाल का डेटा आया है, एनएसओ ने जो अभी अनंतिम डेटा दिया है, यानी अभी इसमें संशोधन हो सकता है, उस डेटा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल यानी 24-25 में 6.5% के दर से बढ़ी है। रियल टर्म में 6.5% के दर से बढ़ी है और देखा जाए तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये सबसे ज्यादा अर्थ जो है विकास दर है। तो इस मामले में हम अपना पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन कई सारे विशेषज्ञ जिसमें विश्व बैंक भी शामिल है उसका मानना है कि अगर भारत में स्त्री और पुरुष के बीच में जो रोजगार के बीच में गैप है, और सारे गैप छोड़ दीजिए, जो रोजगार के बीच में गैप है, यानी कि जितने पुरुष रोजगार में है और जितनी महिलाएं रोजगार में हैं, उन परसेंटेज में जो गैप है, अगर केवल उसको समाप्त कर दिया जाए तो ये जो 6.5% का ग्रोथ रेट है ये बड़े आराम से 8-8.5% तक हो सकता है, सिर्फ एक काम कर दिया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं जेंडर गैप का हमें कितना आर्थिक दृष्टि से नुकसान उठाना पड़ता है, और बाकी अन्य पहलू, मानवीय पहलू, सामाजिक पहलू तो वो है ही। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जेंडर गैप भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसी को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक एक मंच है, विश्व आर्थिक मंच है, जो कई सारी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें से विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट भी एक है रिपोर्ट। वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या ट्रिपल जी जो है रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट में जो इस बार का आया है 2025 के लिए, जो 148 देशों का आधार पे तय किया गया है, ये 4 आयाम या 4 इंडेक्स के आधार पे ये तय करता है, इंडेक्स बनाता है और उसमें 4 सब इंडेक्स होते हैं, अभी उसको भी देखेंगे। उसके आधार पे भारत का रैंक 131वें स्थान पे है और भारत पिछले साल जो है 129वें स्थान पे था, इस बार 131वें स्थान पे पहुंच गया है। यानी कहीं ना कहीं भारत में जेंडर गैप की स्थिति चिंताजनक हुई है और यही बात कह रहा है कि भारत में बढ़ता लैंगिक अंतर। ठीक है, तो आइए जरा इसे इसको देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में हमने देखा है, बाकी आप अपने सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में तो इसको पढ़ते ही पढ़ते होंगे और इकोनॉमी में भी इस पहलू को, और आप जब ह्यूमन जो है सोर्स जो है डेवलपमेंट आप देखते होंगे तो उसमें तो ये चीजें आप पढ़ते होंगे। यहाँ पे भी थोड़ा हमने चर्चा कर दिया है। परिचय के रूप में देखा जाए तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, इसका दावोस में हर साल, स्विट्जरलैंड दावोस में हर साल इसका सम्मेलन होता है। इसके द्वारा 3-4 रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2 प्रमुख रिपोर्ट है। आप इसको याद कर लीजिएगा, कई बार प्री में भी पूछता है। इसके द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसमें भारत 31वें स्थान पर है
और देखा जाए तो नीचे की स्थिति में है और पिछले साल 29वें स्थान की तुलना में 2 स्थान की इसमें गिरावट आई है। हालांकि देखा जाए तो इसका जो ओवरऑल पिछले साल जो ओवरऑल जो प्राप्त अंक था वह थोड़ा बढ़ा है। यानी ऐसे देखिए कि एक लड़का पिछली बार क्लास में 100 नंबर में 45 पा रहा है और वो पा रहा है, वो किसी पर्टिकुलर मान लिया चलो 59 स्थान पे है। इस बार वो 45.5 नंबर 100 में से पाके वो 61 स्थान पे पहुंच गया है। इस तरह से समझिए कि भारत का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा है, लेकिन रैंकिंग में भारत जो है नीचे चला गया है। और ये रैंकिंग देखा जाए तो दक्षिण एशिया में कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, जैसे मालदीव और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो बाकी देशों में काफी खराब है। और इसमें देखा जाए तो 64.1% के समानता स्कोर के साथ यह रिपोर्ट कुछ क्षेत्रों में मामूली सुधार और राजनीतिक सशक्तिकरण में लगातार पिछड़ने दोनों पर प्रकाश डालती है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में सुधार की भी बात करता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इसमें ये जो विशेष तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक सशक्तिकरण में ये कमी दिखाई देती है। लिंग असमानता क्या है, लैंगिक अंतर क्या है, बताई दिए हैं कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो सापेक्ष समानता या अंतर को मापता है। वैश्विक जो है लैंगिक अंतर सूचकांक क्या है, ये हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 4 प्रमुख आयामों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। 4 आधार क्या हैं? आर्थिक, भागीदारी और अवसर। यानी कि स्त्री पुरुष, मेन एंड वीमन, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, मेन एंड वीमन की कितनी भागीदारी है आर्थिक दृष्टि से। यानी कि अगर इसमें मान लिया पुरुष की 100 में से अगर 70 है और महिला की भी अगर जो है 70 है तो माना जाएगा ठीक है, अच्छी भागीदारी है, गैप नहीं है। ये कम होता जाएगा तो ये कम आका जाएगा। यानी कुल मिला के मेन और वुमेन की आर्थिक स्थिति में क्या भागीदारी है। आर्थिक के बाद इसमें आता है शैक्षणिक स्तर पे क्या अंतर है, शैक्षणिक स्तर पे पुरुष और महिला के बीच में क्या अंतर है, क्या उसकी हैसियत या उसकी स्थिति का क्या अंतर है शैक्षणिक उपलब्धि में। इसके बाद तीसरा जो है स्वास्थ्य और उसके अस्तित्व, हेल्थ की क्या स्थिति है, उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी की क्या स्थिति है, इसके आधार पे भी अंतर को यह इसमें मापा जाता है। और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल रूप से कितना इंपावरमेंट है, राजनीतिक सत्ता के केंद्र जो है, शक्ति जो राजनीतिक निर्णय जहां लिया जा रहा है उसमें स्त्री पुरुष की पहुंच का क्या अंतर है, विधायिका में, कार्यपालिका में और भी ले लो तो न्यायपालिका में, लेकिन मोटे तौर पर विधायिका और कार्यपालिका में महिलाओं की कितना परसेंटेज भागीदारी है। तो ये सारी चीजें ये 4 आधार पे ये मिला के ये 4 इंडिकेटर्स के आधार पे तय करता है, फिर उसके आधार पे वो अपना आंकता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था ओवरऑल प्रदर्शन में मामूली सुधार हुआ है 0.3 अंकों की, लेकिन रैंक 2 अंक घट गया है। अब इसमें देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में ये जो 4 प्रमुख आयाम है, इन आयामों में भारत का अलग अलग इन जो सब इंडेक्स है इसमें क्या क्या रहा। देखिए आर्थिक भागीदारी और अवसर की स्थिति देखा जाए तो भारत का इसमें उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और समय के साथ साथ इस विकास का लाभ धीरे धीरे सबको होता है, ठीक है। और ऐसे में यह इसके सूचकांक स्कोर में 10.9% अंकों की वृद्धि इसके द्वारा देखा जा रहा है और ये 40.7% पर पहुंच गया है, यानी बढ़ा है। लेकिन अभी भी बहुत दूरी तय करनी है जो वैश्विक मानक है, लेकिन फिर भी इसमें वृद्धि हुई है। और ये बता रहे हैं कि अनुमानित अर्जित आय में भी ये थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन श्रमबल भागीदारी क्षमता है, यानी कि जो वर्किंग जो रोजगार में भागीदारी होती है उसमें महिला और पुरुष की भागीदारी क्या है, जो अंतर है वो पिछले समान ही रहा है, यानी कि रोजगार के अवसर में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार अभी देखा नहीं जा रहा है। शैक्षणिक उपलब्धि के देखा जाए जो दूसरा आयाम है इसमें अच्छा बेहतर प्रदर्शन है और 97.1% है। इसका मतलब है कि लगभग शैक्षणिक दृष्टि से अंतर समाप्त हो गया है। वैसे भी देखा जाए तो अगर हम ग्रेजुएशन की स्थिति में देखा जाए और उसमें देखा जाए तो आज महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से भागीदार हो रही हैं।
तो शैक्षणिक दृष्टि से तो हमारी स्थिति बेहतर, हमारे यहाँ पे अंतर कम दिख रहा है, लेकिन जब वो शिक्षा के बाद जब कार्यबल की स्थिति आती है तो वहां पे प्रतिनिधित्व घट जाता है। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है जो हमें आर्थिक दृष्टि में दिखाई दे रहा है। हालांकि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारा लक्ष्य भी है, क्योंकि वो जितना अंतर कम होगा, अगर हम अभी जो बजट आया था पिछले इस बार का बजट आया था, वित्त मंत्री ने जो विकसित भारत की अवधारणा दी है उसमें यही दिया है कि स्त्री पुरुष का जो अंतर है रोजगार का वो 70% के आसपास लाना है, क्योंकि उतना ही हो सकता है, क्योंकि बाकी बच्चे और बूढ़े रहते हैं जो रोजगार में नहीं रहते हैं, और पुरुष का तो उसके आसपास है लेकिन महिला काफी नीचे है, उसको भी रोजगार में, उसकी भी, महिलाओं में भी 70% के आसपास रोजगार का स्तर लाना है। तो ये भी चीजें इसमें दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा में बेहतर समानता के कारण इस क्षेत्र में भी भारत का स्कोर बेहतर हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में यह समानता पुरुषों और महिलाओं की दोनों की समग्र जीवन प्रत्याशा में कमी के कारण लगभग बराबर हो गई, लेकिन फिर भी इसमें समानता की स्थिति दिखाई दे रही है। जो चिंता का विषय है इस रिपोर्ट में, जिसके कारण ये नीचे गया है भारत का प्रदर्शन, वो है मेन राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर। अब ये विडंबना कह लें या चाहे जो कर ले कि पिछले साल जो है भारतीय संसद ने, सरकार क्या कहें, संसद ने एक महिलाओं के लिए नारी वय वंदन जो है अधिनियम पारित किया था, संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था जो नई संसद की बिल्डिंग में बना था। उसमें जो है महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब वो अगले परिसीमन के बाद से लागू होगा। तो उसके माने पिछले संसद में वो व्यवस्था करने के बाद जो अगली संसद बनती है उसमें महिलाओं की भागीदारी घट जाती है। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विडंबना कहें या कमी कहें, जो भी कहें। देखिए, भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले संस्करण के मुकाबले 0.6 अंकों की कमी आई है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो 2025 में 24.7% से घट के 13.8% हो गया है। यानी जो पिछले लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व था, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व था, उसमें कमी देखी गई है, जिसके कारण लगातार दूसरे साल ये हमारा जो ये राजनीतिक वाला है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि 23 तक जो है वो इसके पहले की लोकसभा वाला प्रतिनिधित्व चल रहा था। इसके बाद पिछली बार भी वो समस्या आई, इस बार भी हुआ है। और मंत्री पदों में भी महिलाओं का प्रतिशत घटा है, 6.5% से घट के 5.6% तक हो गया है। यानी कहीं ना कहीं ये बात दिखाई देगी कि जो राजनीतिक व्यवस्था में अगर महिलाओं की भागीदारी की बात किया जाए तो उनको निश्चित रूप से अभी भी आरक्षण की ही जरूरत पड़ रही है। और आरक्षण पास होने के बावजूद भी बताइए, जिसके पहले के संसद ने सर्वसम्मत से, एक व्यक्ति केवल विरोध किया था, ऑलमोस्ट सर्वसम्मत से दोनों सदनों ने जिस विधेयक को पारित किया, संविधान संशोधन विधेयक को, उसके बाद वाली संसद में महिलाओं की भागीदारी घट जाती है। यह भारत की सामाजिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की विडंबना है। और यही सब विडंबनाएं जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के रूप में दिखाई देती हैं, जिसको हम दूर करके ही एक समावेशी और एक विकसित भारत बना सकते हैं। तो देखिए, अगर क्षेत्रीय तुलना और वैश्विक नेता के रूप में देखा जाए तो पढ़ लीजिएगा। दक्षिण एशिया देशों में हमारी स्थिति, अब हम सिर्फ पाकिस्तान और मालदीव से ही केवल अच्छी स्थिति में है, बाकी नेपाल है, बांग्लादेश तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, भूटान है, श्रीलंका है, वो भी हमसे ऊपर ही हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पे आइलैंड 16 साल से पहले स्थान पे है, जो कि वहाँ की स्थिति है अच्छी है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है, लैंगिक अंतर उनका काफी कम है। राजनीतिक दृष्टि से देख लिया जाए, आर्थिक दृष्टि से देख लिया जाए, स्वास्थ्य के दृष्टि से देख लिया जाए, धीरे धीरे हमारा भी अंतर आएगा। देखिए, एक महिलाओं को और किसी देश की, किसी समाज की आर्थिक स्थिति को देखकर करेंगे तो रोजगार की भागीदारी, ये माना जाता है कि अगर आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगा तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ये देखा जाता है कि जैसे महिलाओं की रोजगार में भागीदारी कम आय वालों के यहाँ पे ज्यादा होती है, ज्यादा आय वाले यहाँ ज्यादा होती है। जैसे जैसे देश मध्यम आय, जिस देश में मध्यम आय की स्थिति बढ़ती जाती है, वहां पे महिलाओं की भागीदारी नीचे होती जाती है, यानी यू आकार का वो विकास दिखाई देता है। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि ज्यादातर मध्यम वर्गों की घर की महिलाओं को काम
करने को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि निम्न वर्ग की जो निम्न वर्ग है वहां पे अगर स्त्री पुरुष काम न करेंगे तो घर ही नहीं चलेगा, चूल्हा ही नहीं जलेगा। उच्च वर्ग है उनको वहां पे एक स्थिति आ गई है, एक सामाजिक स्थिति ऐसी आ गई है कि महिला पुरुष निकल के काम कर लेते हैं। मध्यम वर्ग में जो है, मध्य वर्ग, उसमें भी निम्न मध्य वर्ग में जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे कोई निम्न वर्ग का, निम्न आय वर्ग का है, निम्न वर्ग मतलब जाति से नहीं है, तो निम्न आय वर्ग का है, जब उसकी आर्थिक हैसियत होती है तो वो क्या करता है कि महिलाओं को कहता है कि अब तुम जो है मत काम करो, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। और ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, ये पूरी दुनिया की सामाजिक स्थिति ऐसे ही रही है। इस पे रिसर्च भी हुआ है, इस पे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ठीक है, भारत अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम विकसित देश की तरफ बढ़ने लगेंगे ये अंतर दूर होगा। जितना जल्दी हम इस अंतर को कम कर लें उतना बेहतर ये हो सकता है। देखिए, भारत के विकास और नीति के लिए इस परिणाम का निहितार्थ क्या है। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक केवल एक सामाजिक पैमाना नहीं है, इसके मजबूत आर्थिक निहितार्थ भी हैं। विश्व आर्थिक मंच ने इस बात पर जोर दिया है कि लैंगिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाने वाले देश लचीले और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। भारत का प्रमुख क्षेत्र विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्थिर या प्रतिगामी प्रदर्शन, मजबूत संस्थागत प्रयासों और लैंगिक संवेदनशील नीति निर्माण की आवश्यकता का संदेश देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लोकसभा से संभवतः जब 2029 की लोकसभा आएगी तो उसमें महिलाओं का आरक्षण लागू हो जाएगा, विधानसभा में, लोकसभा में। इसके बाद ये स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन अगर देखा जाए कि हमें आरक्षण के आधार पर ये स्थिति करनी पड़ रही है, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हम ऊपर से भी कर रहे हैं, हमारा समाज उसके लिए, या हमारी सामाजिक ताना बाना अभी ऐसा नहीं है कि महिलाएं राजनीति के अखाड़े में खुल के आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए, कई बार आरक्षण से ही धीरे धीरे चीजें स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, फिर यूज्ड टू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई रुकावट है, वो अफर्मेटिव एक्शन का एक हिस्सा है। लेकिन आज तो एक चिंता के रूप में ये हमें दिखाई देता ही देता है। ठीक है।